हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इस सब सीरीज में ये पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट को प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती क्या है। उसके बाद हम एक एक करके आगे के डिस्कशन पॉइंट्स देखेंगे। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सिंगली लिंक लिस्ट तो पढ़ा ही होगा। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक तरीका है जिससे कि हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूं। सबसे पहले आपको मान लीजिए एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स को आपको स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में। मैं हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रोग्राम के अंदर आपको स्टोर करना है। अब या तो आप इन 100 वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 100 वेरिएबल्स अलग अलग बना लें, जैसे आपने लिखा इंट a, b, c, ऐसे आप बना लें, या फिर आप एक एरे बना लें, है ना। तो क्या होता है कि आपके पास कई सारे तरीके हैं, पर आपको अल्टीमेटली 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। अब ये 100 वैल्यूज क्योंकि लॉजिकली आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये एक ही क्लास के 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो बहुत चांसेस है कि जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होंगे उस प्रोग्राम में, उसमें ये 100 वैल्यूज को एक सीक्वेंस में एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज लीनियरली कनेक्टेड है। तो जैसे मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं तो मुझे सभी के मार्क्स का कंपैरिजन करते हुए निकालना पड़ेगा। तो मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए, उसमें मुझे सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या एवरेज निकालना है, या सम निकालना है, जो भी काम इस तरह का करना है जिसमें ये सारा का सारा डेटा यूज हो रहा है, तो वो इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि लॉजिकली आपस में कनेक्टेड है। तो 100 अलग अलग वेरिएबल में अगर मैं इनको रखूंगा तो इसको एक्सेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं एरे में रखूंगा तो मैं लूप लगा के बड़े इजीली इसको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मुझे ये नहीं मालूम है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने भी हो सकते हैं, तब क्या मैं एरे बना सकता हूं? क्योंकि एरे बनाने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि मैक्सिमम आपको कितनी जगह की जरूरत है। अभी जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपको कितने वेरिएबल्स बनाने हैं, बस कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं जिसमें वैल्यू रखना है, संख्या अभी नहीं मालूम है, वो कब तय होगी? शायद रन टाइम पे, जब प्रोग्राम को रन करेंगे तब यूजर तय करेगा कि उसे कितनी वैल्यूज एंटर करनी है। ऐसी सिचुएशन में आप एरे नहीं बना सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, एक डायनेमिक एरे का और दूसरा लिंक्ड लिस्ट का। डायनेमिक एरे हम अलग लेक्चर में देख चुके हैं, अभी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट में हम जब डेटा को स्टोर करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें जितनी जगह की जरूरत है हम उतना ही कंज्यूम करते हैं। जब हमें एक नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी होती है तभी हम एक नया मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं डायनेमिकली और उसके अंदर वैल्यू रखते हैं। ये सारे वैल्यूज जिन वेरिएबल्स में रखी हुई हैं, इन मेमोरी ब्लॉक्स को हम नोड्स बोलते हैं, और ये नोड्स आपस में लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, इसलिए इसको बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, एक होता था स्टार्ट पॉइंटर जो कि लिस्ट को पॉइंट करता था, लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट करता था। ये लिस्ट का पहला नोड था, और इस नोड के अंदर एक पॉइंटर होता था जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। फिर इस दूसरे नोड में भी एक पॉइंटर होता था जो तीसरे नोड को पॉइंट करेगा। अगर 3 वैल्यूज हमें स्टोर करनी तो इस तरीके से 3 नोड्स बन चुके थे। पहला वाला पॉइंटर पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, और फिर हर नोड में एक एक पॉइंटर मौजूद है जो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है। पर जो आखिरी वाला नोड है उसका पॉइंटर किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उसके अंदर नल स्टोर है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नोड जो है आखिरी नोड है। अदरवाइज इस नोड के पॉइंटर में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये लास्ट नोड है। अब सिंगली लिंक लिस्ट में एक ड्रॉबैक ये था कि अगर मुझे आखिरी नोड को एक्सेस करना है या किसी भी नोड को एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए उस नोड का एड्रेस
पिछले नोड के पॉइंटर में मिलेगा। देखिए ये सारे नोड जो है ना ये डायनेमिकली क्रिएट हुए हैं, मैलॉक फंक्शन की मदद से क्रिएट हुए हैं। तो फिर ये जो डायनेमिकली क्रिएटेड ब्लॉक्स होते हैं इनका कोई नाम नहीं होता, इनका सिर्फ एड्रेस होता है, तो हम पॉइंटर की मदद से ही इनको एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर मुझे किसी नोड को एक्सेस करना है तो ये ज़रूरी है कि उस नोड का एड्रेस मेरे पास हो, और वो एड्रेस रखा होता है पिछले नोड के पॉइंटर में। अब ये पिछला नोड जो है ना ये भी तो नोड है, इसका भी तो कोई नाम नहीं है, इसको भी एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मुझे इसके किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो यस, मुझे इस नोड को भी एक्सेस करने के लिए इस नोड का एड्रेस चाहिए जो कि पिछले नोड के पॉइंटर में रखा है। और यही वजह है कि अभी तो मैंने एग्जांपल में बस 3 नोड बनाए हैं, इमेजिन करिए यहाँ पे हजारों नोड्स हैं। अब मुझे किसी बहुत आगे के नोड को एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए उसके पिछले नोड को एक्सेस करना है, और उसको एक्सेस करने के लिए उसके पिछले नोड को एक्सेस करना है। तो इसका मतलब मुझे बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और एक एक नोड बाय नोड आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे जितनी दूर का नोड होगा उसको एक्सेस करने में उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। हाँ, ये तो लिंक लिस्ट में एक ड्रॉबैक है जो एरे में एडवांटेज है, लेकिन मेमोरी की फ्लेक्सिबिलिटी आपको लिंक लिस्ट में मिलती है जो एरे में नहीं मिलती। यहाँ आपको जब ज़रूरत पड़ती तो आप मेमोरी ब्लॉक बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म हो जाती तो उसको हटा लेते हैं। तो मेमोरी का एफिशिएंट यूज़ लिंक लिस्ट में हो पाता है। लेकिन लिंक लिस्ट में एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा ये है कि हम इसमें सिर्फ आगे की तरफ ट्रैवर्स कर सकते हैं। यानी अगर मैं किसी नोड को पॉइंट कर रहा हूं तो मैं उसकी मदद से उसके अंदर के पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस कर लूंगा। देखिए मेरे पास एक पॉइंटर है जो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है तो इसके मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा। तो इसका मेंबर एक कौन है? पॉइंटर, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो मैं इस वजह से नेक्स्ट नोड तक पहुंच सकता हूँ, नेक्स्ट नोड का एड्रेस ऑब्टेन कर सकता हूँ, लेकिन पिछले नोड का एड्रेस ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो मैं अगर ट्रैवर्स करूंगा तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर पाऊंगा। ये लिंक लिस्ट का ड्रॉबैक है। तो अगर मुझे एक स्टेप पीछे भी जाना है तो मुझे उसके लिए शुरुआत से फिर से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। इसी ड्रॉबैक को देखते हुए डब्ली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया। तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आप लिंक लिस्ट पे ऐसी फंक्शनैलिटीज बनाने की आपको जरूरत महसूस हो रही है जिसमें हमें नोड के हमेशा आगे नहीं बढ़ना है, कभी कभी हमें पीछे के नोड भी एक्सेस करना है, तो हम ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि हम दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकें। हम आगे भी जा सकें किसी नोड से और पीछे भी जा सकें, क्योंकि हर बार शुरुआत से स्टार्ट करके किसी नोड तक पहुंचना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो मेरे को कई सारे ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जिसमें मैं किसी नोड को अभी पॉइंट कर रहा हूं तो मैं उसके पीछे वाले नोड को अब एक्सेस करना चाहता हूं बजाय इसके कि आगे वाले नोड को। तो ऐसी जरूरत ज्यादा आ रही है और इस वजह से हमारा प्रोग्राम कम एफिशिएंट हो रहा है। तो इस बात का सोल्यूशन निकालता है डब्ली लिंक लिस्ट, जो ये कहता है कि हर नोड में एक पॉइंटर और दे दीजिए, और ये जो पॉइंटर होगा ये पिछले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये पिछले नोड को पॉइंट करेगा इस तरीके से। तो जैसे कि लास्ट नोड का ये जो पॉइंटर था ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था, वैसे ही फर्स्ट नोड का जो ये वाला पॉइंटर है वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा था। 2 पॉइंटर हो गए। एक पॉइंटर का नाम हम रख लेते हैं प्रीवियस, ये जो है ना इसको बोल देते हैं PREV, प्रीवियस, है ना, और इस वाले पॉइंटर को नाम देते हैं नेक्स्ट। तो हर एक नोड में 2-2 पॉइंटर हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो प्रीवियस पॉइंटर पिछले नोड को पॉइंट करेगा और नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। इससे नुकसान क्या हुआ? हर नोड में एक एक पॉइंटर वेरिएबल बढ़ गया, जिससे मेमोरी का कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर मैं किसी भी नोड को पॉइंट कर रहा हूं तो मैं उसकी मदद से उसके आगे वाले नोड पे भी जा सकता हूं और दूसरे पीछे वाले नोड पे भी जा सकता हूं। तो सिंगली लिंक लिस्ट की अपेक्षा डबली लिंक लिस्ट में फायदा ये है कि हम इसको दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं। इससे ये उन सिचुएशन में एफिशिएंट हो जाता है जब मुझे किसी नोड के पीछे वाले नोड पर जाने की जरूरत महसूस होती है। अगर आपको लगता है ऐसी जरूरत कम है या नहीं है तो आप सिंगली लिंक लिस्ट ही यूज करते रहें, पर कई बार आपको जरूरत पड़ेगी तो आप डबली लिंक लिस्ट ही यूज करना प्रेफर करेंगे। ओके, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि डबली लिंक लिस्ट क्या होती है।
डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वो कैसे पता चल रहा है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर में नल होता है, और जो शुरुआत वाला नोड होता है वो कैसे पता चलता है, उसके प्रीवियस पॉइंटर में नल होता है। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है वो है नोड कैसा होगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। वैसे आपको इसका आइडिया थोड़ा सा हो गया है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो नोड बनेगा उसमें दो चीजें तो कंफर्म होनी है। देखिए ये मैं नोड बना रहा हूं, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड है जिसके अंदर दो पॉइंटर वेरिएबल तो होने ही वाले हैं। ठीक है, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका नाम रख लेते हैं PREV, प्रीवियस के लिए, और ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसका नाम रख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसके अलावा एक वेरिएबल और होगा जिसमें आप रखते हैं डेटा। ठीक है, ये जो डेटा आप रख रहे हैं ये किसी भी टाइप का हो सकता है, इंट टाइप का हो सकता है। अगर आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रखना है तो आप इसको इंट टाइप का बना लें। एक्चुअल डेटा जो आपने नोड क्यों बनाया, पॉइंटर तो इस डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया, बट एक्चुअल में नोड के अंदर यही वो वेरिएबल है जो डेटा कंटेन करेगा। अल्टीमेटली आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ लिस्ट ऑफ वैल्यूज रखना है। अब वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज किस टाइप की है, मान लीजिए उनका टाइप में फ्लोट टाइप की वैल्यूज है तो ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का होगा। क्या टाइप की वैल्यूज है तो ये क्या टाइप का होगा। यदि वो स्ट्रिंग्स है, लोगों के नाम है, तो आप इसे कैर एरे बना सकते हैं। आप एम्प्लॉय टाइप का डेटा रखना चाहते हैं, हर एक नोड में एक एक एम्प्लॉय है, तो फिर ये एम्प्लॉय टाइप का वेरिएबल होगा। एम्प्लॉय क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरीके से ये वेरिएबल बनेगा। तो ये जो वेरिएबल है अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं इन टाइप का बना दूंगा और इसका कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे कि इन्फो। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। अगली चीज हमें देखना है वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट पर परफॉर्म करने होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप बनाएंगे तो कुछ ऑपरेशन तो बड़े ही फंडामेंटल हैं, वो तो आपको बनाने ही बनाने हैं। जैसे आपको एक बनाना है इंसर्शन का, इंसर्ट करने का, यानी आपको एक फंक्शनैलिटी ऐसी बनानी है जिससे कि आप एक नई वैल्यू इस लिस्ट में इंसर्ट कर सकें। सो बेसिकली ये जो आपका पूरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट बन रहा है ना, ये क्या है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये एक लिस्ट है और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। तो आपको इस लिस्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है। इसका मतलब एक नया नोड बनाना है, उसमें डेटा रखना है और उस नोड को इस लिस्ट में कहीं पर अटैच करना है, ऐड करना। अब ये देखिए एक के बाद एक नोड कनेक्टेड है, तो आप कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत में पहले नोड के रूप में, या लास्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। ठीक है, आफ्टर नोड यानी बीच में कहीं पर भी। ठीक है, आफ्टर नोड। इसी प्रकार से आपको डिलीट का ऑपरेशन भी बनाना पड़ेगा। आपको कोई पर्टिकुलर नोड डिलीट करना, आपको लिस्ट में से कोई आइटम डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, उस नोड को रिमूव करेंगे। पर नोड को ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते, आपको पॉइंटर्स का मैनिपुलेशन करना होगा, क्योंकि अगर आप नोड को डिलीट कर देंगे तो आगे वाला नोड पीछे वाले नोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिलीट ऑपरेशन जब आप बनाएंगे तो उसमें भी तीन सिचुएशन बनेंगी। स्टार्टिंग वाले नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, या आप लास्ट वाले नोड को डिलीट कर रहे हैं, या फिर आप कोई पर्टिकुलर नोड को डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना तो हो ही जाएगा। इसके अलावा आप एक और फंक्शन बना सकते हैं, व्यू लिस्ट। व्यू लिस्ट, ये फंक्शन क्या करेगा, ये लिस्ट की सभी वैल्यूज को प्रिंट करा देगा। इस तरह से एक फंक्शन बना सकते हैं। फिर एक फंक्शन बना सकते हैं गेट फर्स्ट, यानी जो पहले नोड का डेटा है वो हमको मिलेगा, हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। फिर गेट लास्ट, लास्ट वैल्यू हम देख सकते हैं इससे। या फिर हमें फंक्शन बनाना है सर्च, हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है ना, ये फंक्शन बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर
मेनली किसको बना के आपको ज़रूर से बताने वाला हूँ। एक तो इंसर्ट के तीनों वर्जन्स को बताने वाला हूँ, डिलीट के तीनों वर्जन्स को मैं बताने वाला हूँ। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि व्यू कैसे कराना है, यानी पूरे को ट्रैवर्स कैसे करना है, पहला एलिमेंट कैसे आपको व्यू करना है, बहुत ही सिंपल है। लास्ट एलिमेंट कैसे व्यू करना है वो भी बहुत सिंपल है। इसके अलावा सर्च कैसे करना है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये सारे फंक्शंस अभी हम इसी वीडियो पे देखने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्योंकि YouTube में मेरे 1 से अधिक चैनल हैं, हो सकता है अभी आपने सारे वीडियोस ना देखे हों क्योंकि आप कोई एक पर्टिकुलर YouTube चैनल ही देख रहे हो, तो सभी वीडियोस जो अलग अलग YouTube चैनल पे रखे हुए हैं उनको बहुत ऑर्गेनाइज करके इस साइट पर मैंने पब्लिश किया हुआ है। तो आपके लिए वीडियोस को ढूंढना भी बहुत आसान होगा और प्रॉपरली आप एक पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो किस सीक्वेंस में वीडियोस को देखना है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप एक बार इसको विजिट जरूर करें। यहाँ पे वीडियोस के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट है जो आपके कैंपस प्रिपरेशन के लिए बहुत काम का है। तो एक बार आप इसको विजिट करें और यदि आपको लगे कि ये बहुत काम की वेबसाइट है तो आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है। वीडियोस हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि आपको लगता है कि वाकई में ये बहुत लोगों के काम आ सकती है तो इसको अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।